Hello students, in today's lecture number 18 on moving charges in magnetism, we shall have a discussion on torque experienced by current carrying loop or coil in uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग लूप और कॉइल को रखेंगे और उसके द्वारा एक्सपीरियंस किए गए टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पेंसिल ये जो शार्प पेज है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो कंसीडर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या कंसीडर करना है? कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कीजिए। रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं हम। रेक्टेंगुलर लूप का जगह हम दूसरा लूप भी कंसीडर कर सकते हैं। सो हम कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ L। किस लेंथ का रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं? L लेंथ का एंड ब्रेड्थ V का। L लेंथ और ब्रेड्थ V का एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये रेक्टेंगुलर लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप और ये रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर लूप P Q R S। ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्टेड रखा हुआ है, यानी इसका जो प्लेन है इस लूप P Q R S का जो प्लेन है, यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप P Q R S रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये वाला आर्म का लंबाई P Q बराबर R S है, रेक्टेंगुलर है। तो P Q यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ लूप P Q इज इक्वल टू R S। कितना मान लेते हैं? L मान लेते हैं लेंथ को। एंड ब्रेड्थ ऑफ द लूप, ब्रेड्थ ऑफ लूप जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन सी आर्म ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगी? क्यू आर या फिर पी एस। ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, तो क्यू आर पी एस के बराबर होगा। इसको मैं बी मान लेता हूँ। बी इज द ब्रेड्थ। ठीक है, और ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा है कि प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। कौन? प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ द लूप थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा एंगल बनाने पर, थीटा एंगल ये प्लेन ऑफ द लूप बना रहा है। लेंथ L मान ली है, ब्रेड्थ B मान ली है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ये लूप बनाता है। चलिए अब मान लेते हैं कि इस लूप में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट कैरिंग लूप है और इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? मान लीजिए I करंट इज फ्लोइंग। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, सो वी हैव कंसीडर्ड वन रेक्टेंगुलर लूप of length L and breadth B having cross sectional area capital A। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैपिटल A है और कैपिटल A किसके बराबर हो जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगा या नहीं भाई? किसी भी रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो एरिया होता है वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होगा वो उसका एरिया होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप PQRS है ये कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से रखा हुआ है, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इस तरीके से रखा है कि ये प्लेन ऑफ द लूप, जो लूप का प्लेन है वो थीटा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। किसके साथ थीटा एंगल बनाता है? विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा ठीक से रख लेता हूँ। चलिए, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये थीटा एंगल बनाता है। कौन? प्लेन ऑफ द लूप। इस तरीके से ये लूप रखा हुआ है कि प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये थीटा एंगल बनाता है। इस तरीके से ये प्लेन ऑफ द लूप रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग प्लेन ऑफ द लूप है। ठीक है, कैसा लूप है? करंट कैरिंग प्लेन, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है। तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको इस लूप को समझा देता हूँ। इस टाइप का ये लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इस टाइप का है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप है और इसको इस तरीके से, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है? थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए टिल्ट करके रखा गया है, थीटा एंगल बना करके रखा है। ठीक है, इस तरीके से टिल्ट करके रखा है। तो देखिए, ये क्यू आर हो गया और ये पेन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है पेन और ये इस तरीके से टिल्ट करके रखा हुआ है, तो ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है, थोड़ा टिल्ट करके। कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है? रेक्टेंगुलर लूप, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और इस ये लूप में क्या करंट फ्लो हो रहा है? कैपिटल आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप। और लूप का लेंथ कितना है? एल है। ब्रेड्थ कितना है? बी है। लेंथ कितना है? एल और ब्रेड्थ कितना है? बी है। अब हम जानते हैं, हमने बार बार कल इससे पहले वाले टॉपिक में भी जब पैरेलल वायर्स की बात की थी, तो पैरेलल वायर्स भी क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर एक वायर नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से ये एक वायर, ये दूसरा वायर और ये तीसरा वायर, ये तीसरा वायर और यहाँ पर ये चौथा वायर। इस तरीके से ये चार वायर का, ये चार करंट कैरिंग वायर को मिला करके एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रेक्टेंगुलर लूप। कितने वायर्स को मिला करके? चार वायर्स को। 1 2 3 4। तो जब एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो डेफिनेटली ये जो लूप बना है रेक्टेंगुलर लूप चार वायर के कॉम्बिनेशन से, तो इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डेफिनेटली इसको भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और कितना होगा वो हम जानना चाहते हैं। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं आर्म पी एस की बात करता हूँ। आर्म पी एस की बात करता हूँ। अब आर्म पी एस के लिए मैग्नेटिक फोर्स में निकालना चाहता हूँ। लिखूंगा मैग्नेटिक फोर्स experienced by current carrying arm of arm PS की मैं बात करूँगा of loop PQRS। जो लूप PQRS है, इसकी आर्म PS के द्वारा कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसकी बात करेंगे। और किस डायरेक्शन में होगा? ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा? तो सबसे पहले कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा? करंट कितना फ्लो हो रहा है इस PS आर्म में? आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। कितना एंगल बनाते हुए रखा गया? थीटा एंगल बनाते हुए। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? FM बराबर आई करंट। ठीक है, और इसका लंबाई कितना है? बी है।
भाई इस आर्म की लंबाई कितनी है बी, ब्रेड्थ जो इसकी लंबाई के बराबर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी साइन थीटा, यही तो होगा। मैंने आपको कहा था भाई अलग से समझें इसको, जब एक वायर को, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ये एक वायर रख दिया है, इस तरीके से रख दिया थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये लंबाई इसकी कितनी है बी है। तो इसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है आई एल बी साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, आई की जगह तो आई है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए आई है, और एल की जगह क्या है, यहाँ एल की जगह बी है। एल किसके बराबर है बी के बराबर है, तो स्मॉल बी लिख देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एंगल कितना है थीटा है एल और बी के बीच। इस बी इसकी लंबाई और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है थीटा है, तो आई बी बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स इस आर्म के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फोर्स होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ this magnetic force can be calculated using कौन सा रूल याद होगा आपको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके किस डायरेक्शन में ये आर्म मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये लूप रखा हुआ है बेटा ऐसे, ये लूप रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये पी एस मान लेता हूँ, ये पी एस है, इस डायरेक्शन में करंट है मान लीजिए, इस तरीके से मान लो आप, इस तरीके से मान लो, ये पी एस है, दिखाई दे रहा है आपको, ये पी एस एस, ये एस कॉर्नर, ये पी कॉर्नर, और ये क्यू और ये आर, ये करंट एरो जो है करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रखा है, तो करंट कहाँ है एस से पी की तरफ, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये फिंगर्स आपको मेरी दिखाई दे रही होंगी, ये मेरा लेफ्ट हैंड में ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर और ये थंब। फर्स्ट फिंगर किसको बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन हो गया। और ऐसे हमने रखा है, ऐसे हमने रखा है एस से पी की तरफ, यानी करंट कहाँ चला गया ऊपर की तरफ, तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ आई, मिडिल फिंगर कहाँ आई बेटा ऊपर की तरफ। ध्यान से समझिएगा, ये समझ लेंगे तो पूरा आपको खेल इसका समझ में आ जाएगा करंट कैरिंग लूप का, तो अच्छे से समझिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट फिंगर, और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन हो गया। तो देखिए ये एस पी इस तरीके से रखा हुआ है, एस नीचे और पी ऊपर की तरफ, तो एस से पी की तरफ करंट है, यानी इस डायरेक्शन में करंट है, तो ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। और देखिए थंब कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो आर्म होगा पी एस जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहाँ एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। पी एस जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एकदम सीधे बनेगा ये बेटा, एकदम सीधे बनाना है इसको। पी एस जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस टाइप से एक्सपीरियंस करेगा, ये डायरेक्शन होगा एफ पी एस का। ठीक है, एफ पी एस का, एफ एस पी या एफ पी एस कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा जो इस आर्म पी एस के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसके अपोजिट आर्म की बात कर लेते हैं पी एस, और साथ में हम क्यू आर की बात कर लेते हैं। पी क्यू और आर एस की बात हम बाद में कर लेंगे, या कर लो, चलो ये पी क्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ पहले, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग आर्म पी एस ऑफ लूप पी क्यू आर एस is this I B V sin theta, but the direction of this magnetic force can be calculated using Fleming left hand rule, and it is in upward direction as indicated in above डायग्राम, जैसा कि ऊपर के डायग्राम में
दिखाया गया है। ठीक है, जैसा कि ऊपर के डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया FPS। चलिए अब इस वाले आर्म की और बात कर लें। तो QR की बात कीजिए, QR की बात कीजिए। ये FM जो होगा, ये बेसिकली जो FM है ना बेटा, ये FM किसके बराबर होगा? ये FPS के बराबर होगा। ठीक है, FPS होगा। ये क्या होगा? ये FPS। ये FPS ही ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। FPS और FM दोनों बराबर होंगे और IB भी साइन थीटा के बराबर होगा। अब इस आर्म की बात करते हैं। चलिए ये देखिए, ये एक लूप है, ये QR, ये QR, ये देखिए ये Q और ये R, ये Q ये R। तो ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे ही तो रखा था मैंने। S नीचे था, P ऊपर था, Q ये है, R ये है। तो अब करंट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Q से R की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। कौन सी आर्म के लिए? QR आर्म के लिए। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और करंट कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर नीचे चले जाएगी। मिडिल फिंगर कहाँ जाएगी? नीचे चले जाएगी। तो थंब कहाँ आ रहा है बेटा? थंब नीचे की तरफ आ रहा है ना। मिडिल फिंगर तो इनटू द पेज जा रही है ना। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन है और Q से R देखिए, Q से R, Q से R यानी नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे जाएगा जैसे पेन का रिफिल पॉइंट मैंने किया है, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इनटू द पेज मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और मिडिल फिंगर करंट को बता रहा है, तो मिडिल फिंगर इनटू द पेज गई और थंब कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी जो QR है, सॉरी, ये QR जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। QR FQR हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन FPS जो ऊपर FPS है और नीचे FQR है, इनका लाइन ऑफ एक्शन देखिए सेम होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? सेम होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन होगा इनका। ठीक है, इस लाइन में ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। देखिए डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि सेम करंट, जितना करंट SP में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट QR में फ्लो हो रहा है। जितनी लंबाई SP की है उतनी ही लंबाई QR की है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स जिसमें ये रखा गया है SP और QR, ये दोनों आर्म सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखी हैं, इसलिए SP और QR के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये लिख दें यहाँ पर, एंड या सिमिलरली magnetic force experienced by current carrying arm QR, current carrying arm QR of loop PQRS, करंट कैरिंग आर्म QR ऑफ लूप PQRS कितना होगा? FQR होगा। और ये FQR ही तो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा, यही तो मैग्नेटिक फोर्स है QR के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाएगा। ये क्या होगा? I, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और QR ऐसे रखा हुआ है, ये था Q और ये था R, ये एंगल थीटा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, Q से R की जो लंबाई है वो B है। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा? I, L की जगह क्या आएगा बेटा? B इंटू B और साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, IV इंटू B साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और ये जो पहले आया था इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसको मैं बाद में लिखूंगा। डायरेक्शन की भी बात कर लेता हूँ कि QR की डायरेक्शन क्या होगी। बट लिखते हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ दिस magnetic
force, but the direction of this magnetic force FQR, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स FQR का, ये कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी डिटरमाइंड। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड किस में आई ये डायरेक्शन? क्या आई? इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। It is in downward direction as indicated in the above diagram। तो इस डायग्राम में देखिए FPS और FQR दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर आ गए, जैसा कि इक्वेशन 1 और 2 कह रही है। इक्वेशन 1 क्या है? IBB sin थीटा, ये है FPS। और इक्वेशन 2 क्या है? FQR, ये है FQR IBB sin थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक का अपवर्ड है तो एक का डाउनवर्ड, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। देयरफॉर, तो आगे लिखें, इट मीन्स द फोर्सेज FPS and FQR experienced by arms SP and QR respectively are in opposite directions and have equal magnitude। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। देयरफॉर these two forces will cancel each other and arms SP and arms, इसको ऐसे लिखिए, and arms SP, QR and arms SP, QR will not experience any torque। ये कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेंगी और will not experience any torque। ठीक है, चलिए, कोई फोर्स इनको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, टॉर्क और वी कैन से फोर्स, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, अब रह गई दो आर्म। ये तो क्लियर हो गया इस डायग्राम से, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो SP आर्म है और ये जो QR आर्म है, ये दोनों कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं। अब हम आर्म PQ और RS की बात करेंगे। आर्म PQ और RS की बात करेंगे। आर्म PQ और RS की बात करने के लिए हम ये देखिए वापस लेते हैं, ये है PQ और ये है SR। ठीक है, इस तरीके से रखी हुई है, ये P ये Q दिखाई दे रहा है आपको, PQRS इस तरीके से रखी हुई है। PQ में ऊपर से नीचे की तरफ करंट है, RS में नीचे से ऊपर की तरफ करंट है। तो जब PQ के लिए मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, तो देखिए PQ के लिए अप्लाई कीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो मिडिल जो फिंगर होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करूं। मैं निकालना चाह रहा हूं कि जो आर्म PQ है वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो इसके लिए अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे।
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगी, ये करंट है तो ये मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन होगा, और थंब कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, थंब कहाँ चला गया, ऊपर, यानी आउट ऑफ द पेज चला गया। तो जो ये आर्म है पी क्यू, आर्म पी क्यू किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, आर्म पी क्यू के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आर्म पी क्यू के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैसे एक्सपीरियंस होगा, आर्म पी क्यू के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा आप कह सकते हैं इस टाइप से, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, फोर्स डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा कौन सा फोर्स हो गया ये, एफ पी आर, ठीक है, आउट ऑफ द पेज, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा ये डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेज, डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज मतलब ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सिमिलरली मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं किस पर, आर एस पर, आर्म आर एस पर जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, आर्म आर एस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो मिडिल फिंगर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखिए इसको आप वापस ले सकते हैं, पी क्यू आर एस, ये करंट ऊपर की तरफ, आर से एस ऊपर की तरफ, तो ये देखिए मिडिल फिंगर ऊपर, और मिडिल फिंगर ऊपर हो गई, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। जब ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, और ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर गई, फर्स्ट फिंगर ऊपर जाएगी, सॉरी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में ऊपर जाएगी, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज, थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज। वही फर्स्ट फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और करंट किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ जाएगा, इनटू द पेज। यानी ये वाला जो आर्म है आर एस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखा हमने, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ आर एस, ये जो मैग्नेटिक फोर्स एफ आर एस एक्सपीरियंस होगा, ये कहाँ एक्सपीरियंस होगा, इनटू द पेज, कहाँ एक्सपीरियंस होगा, इनटू द पेज। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, ये डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये इनटू द पेज, ये अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आर्म, और ये बाहर की तरफ। तो जब ये देखिए, जब ये आर्म अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये आर्म पी क्यू ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, पी क्यू और आर एस का लेंथ बराबर है, स्मॉल एल है दोनों के लेंथ, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो पी क्यू और आर एस के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो सेम होगा। यानी एफ पी आर और एफ आर एस दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। और जब ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो ये जो आर एस है ये नीचे की तरफ और पी क्यू ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इस तरीके से घूमेगा, यानी इसको टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, इस तरीके से ये रोटेशन में आ जाएगा। ये आर एस नीचे जाएगा और पी क्यू ऊपर आएगा, तो इस तरीके से ये आर एस नीचे और पी क्यू ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इस तरीके से बेटा घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और जब टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो इसी को हम लिख देते हैं, अब लिख देते हैं कि जो आपको फिजिक्स समझ में आ गया होगा, अब इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस, पी क्यू, सबसे पहले मैं निकालता हूँ फोर्स पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, मैग्नेटिक फोर्स experienced by arm PQ of loop PQRS कितना होगा, FPQ, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, I, ठीक है, करंट, PQ का लेंथ कितना, L, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B में, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखना है तो FPQ इज इक्वल टू ILV साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा किसके बीच का एंगल है, एल और बी के बीच का एंगल है, तो देखिए थीटा का एंगल क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये तो है एल का डायरेक्शन, ये पी क्यू एल का डायरेक्शन है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। वैसे ही आर एस के लिए देखिए,
ये आर एस ये लेंथ का डायरेक्शन है, ये लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये एंगल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा साइन थीटा की जगह थीटा क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर साइन 90 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइन 90 लिखा जाएगा। तो एफ पी क्यू क्या आ गया, यहाँ पर आई एल बी आ गया, आई एल बी आ गया। लेकिन कहाँ आया, ये आया आउट ऑफ पेज आया, आउट ऑफ पेज आया। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स experienced by arm, कौन सी आर्म, आर एस, बाय आर्म आर एस, ठीक है, ऑफ लूप पी क्यू आर एस, लूप पी क्यू आर एस की आर्म आर एस के द्वारा जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ आर एस बराबर करंट है आई, लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो यहाँ से आई एल बी साइन क्या आएगा, यहाँ भी साइन क्या है, थीटा क्या है, 90 है। तो एफ आर एस मैग्नीट्यूड में इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ भी और लिख दिया करो और। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एफ आर एस इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आ गया, आई एल बी, और ये कहाँ आया, इनटू द पेज। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। इक्वेशन 3 और 4 ये दो फोर्सेज को इंडिकेट करते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं। ठीक है, पैरेलल लग रहे हैं। दीज टू फोर्सेज यहाँ लिख सकते हैं, हम आगे क्या लिख सकते हैं, फोर्सेज एफ पी क्यू and FRS being किस में समान है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट किस में अपोजिट है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है और आर एस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, और बट एक्टिंग अलोंग different line of actions, but acting along different line of actions. ठीक है, and hence different line of action का मतलब हम कह सकते हैं acting parallel and opposite, that is एंटी पैरेलल कह सकते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है, एक्टिंग पैरेलल एंड अपोजिट दैट इज एंटी पैरेलल। ठीक है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस का मतलब ये हो गया। एंड हेंस, इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड हेंस प्रोड्यूस क्या, टॉर्क, एंड हेंस प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट the axis of the coil। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, it means coil will be in rotational motion। रोटेशनल मोशन में आएगी। क्यों आएगी, देखिए मैंने अभी आपको बताया, जब एस आर नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पी क्यू ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से जब कॉइल घूमता है तो इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। और जब ये पूरा की पूरा कॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो यहाँ तो ट्रांसलेशनल तो इक्विलिब्रियम है, ये जो कॉइल है इस एफ
पी क्यू और आर एस के कारण ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। अब जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा? जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, इस टॉर्क को यदि हम निकालना चाहें, टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा। देयरफॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, टॉर्क आपने पढ़ा होगा ना, 11th क्लास में पढ़ा है आपने अच्छे से। और इसके अलावा इस क्लास में भी आपने चैप्टर 1 में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था तो वहाँ भी टॉर्क की बात हमने की थी। तो टॉर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल, कॉइल और लूप, लूप और कॉइल के द्वारा जो या कॉइल भी लिख सकते हो बेटा और लूप भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। कॉइल लिखो या लूप लिखो, एक ही बात है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल और लूप कितना होगा? टॉर्क टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड? जो एफ पी क्यू और एफ आर एस हैं उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एफ पी क्यू और एफ आर एस का मैग्नीट्यूड क्या है ये तो हमें पता है। एफ पी क्यू, ये अम्ब्रेला के हैंडल की तरह बना दिया करो बेटा, ये टी नहीं है, टॉ है, टॉ, टी ए यू, टॉ प्रोनाउंस करते हैं टॉ से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्या है? आई एल बी है, ये आया था इक्वेशन 3 और 4। इन्हीं के कारण तो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो इन्हीं का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है? ये आई एल बी आ रहा है। ऊपर पी क्यू का भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? पी क्यू भी आई एल बी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स तो एफ आई एल बी हो गया, क्या हो गया? आई एल बी हो गया, ठीक है, आई एल बी हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हमें करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें तो फिर टॉर्क आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी उसे निकालने के लिए देखिए मैं बात करता हूँ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड था और ये था पी पॉइंट और ये एस पी आर्म था। कौन सा आर्म था? ये एस पी आर्म था, ठीक है। इस पी पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और यहाँ एस पर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों हमें पता करने हैं, ठीक है ना, ये दोनों हमें पता करने हैं। तो ये एंगल तो थीटा था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये आर्म एस पी है, ये आर्म एस पी है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है भाई, इसको मैं यदि पूरा बनाऊं इस लूप को, तो इस तरीके का लूप लिया था ना हमने, इस तरीके का लूप लिया था। इसको यदि मैं पूरा बनाऊं दोबारा से तो इस तरीके का लूप लिया था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये एंगल थीटा लिया था, ये एंगल क्या लिया था? थीटा लिया था, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन था, समझ में आ रहा है? ये करंट का डायरेक्शन था और हमने ये माना था कि पी एस इज इक्वल टू, ये पॉइंट था क्यू और ये पॉइंट था आर। पी एस और क्यू आर बराबर थे और ये किसके बराबर थे? ब्रेड्थ ऑफ द लूप बी के बराबर। और सिमिलरली पी क्यू बराबर आर एस है, ये लेंथ ऑफ द लूप के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर पी पर जो फोर्स लगेगा बेटा, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला आर्म पी क्यू जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा था? ये वाला आर्म जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, देखना जरा, ये वाला आर्म ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, आउट ऑफ द पेज एक्सपीरियंस कर रहा था। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्स का, इस आर्म का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्स का वो इस तरफ होगा। इस पी क्यू पर जो फोर्स लगेगा, ये पी क्यू फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा, होगा या नहीं होगा भाई? इसको मैं इस तरीके से बताऊं बेटा, पी क्यू, ये पी क्यू है, इस पर तो फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे लग रहा है,
ये पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, पी क्यू पर फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, पेन का जो टिप है वो नीचे की तरफ है, यानी आर एस नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आर एस नीचे की तरफ, और ये पी क्यू जो है, पी क्यू ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स का, ये जो फोर्स है ये आर एस है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन इस डायरेक्शन में है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, पेंसिल का डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लग रहे हैं, इसलिए टॉर्क डेवलप होगा और इस तरीके से ये लूप घूमेगा, रोटेशनल मोशन में आएगा। तो यहाँ पर पी क्यू का डायरेक्शन, अब देखिए जैसे ऊपर तो हम इसको ऐसे ही दिखाएंगे ना, इस तरीके से पी क्यू हो जाएगा, आर एस कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ये एफ आर एस होगा, ये क्या होगा, एफ आर एस होगा, ये एफ आर एस का डायरेक्शन हो जाएगा और ये एफ पी क्यू का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये कितना था आपका, ये था आपका बी, ये कितना था, बी था। ठीक है, ये बी था। तो जो टॉर्क आएगा बेटा, जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर टॉर्क वुड बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना था, इतना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच, पी और एस के बीच। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ये वाला नहीं होगा क्या, जो मैं पेन से बना रहा हूँ डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, होगा या नहीं होगा, किन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पी क्यू की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ये है, इस पी क्यू का लाइन ऑफ एक्शन, पी क्यू जो फोर्स लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और आर एस जो फोर्स लग रहा है, आर एस जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, आर एस का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है बेटा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये भी तो वही डिस्टेंस होगा, ये भी तो वही डिस्टेंस होगा या नहीं होगा भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, बराबर होगा। और वैसे भी आप देखें तो यदि ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और जब ये थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। अलग से समझाऊं इस डायग्राम को मैं, अलग से यदि मैं समझाऊं तो देखिए जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, और ये है आपका एस पी आर्म, कौन सा आर्म है, एस पी आर्म है। एस पर तो ऐसे ये डायरेक्शन था, कौन से फोर्स का डायरेक्शन है, एफ आर एस का डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, एफ पी क्यू लग रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और आर एस का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला हो गया, आर एस का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हुई बेटा, ये जो डिस्टेंस हुई, इस एन पी को मैं क्या कहूँगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहूँगा, और ये एन पी किसके बराबर होगी, इस ओ पी के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, सॉरी ओ एस के बराबर होगी। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हुई बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, पी एन, जो कि किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये थीटा है तो ये थीटा एंगल होगा, और जब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और पी एस क्या है, व्हाट इज पी एस, पी एस इज इक्वल टू बी, जब ये बी है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस पी एन क्या हो जाएगा, ये पी एन क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया बेटा, बी कॉस थीटा, इस ट्राइंगल से ट्राइंगल बन गया ना, बी कॉस थीटा, इसको भी निकालेंगे तो बी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो बी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देता हूँ बी कॉस थीटा, ये लीजिए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो आई एल, इस बी को इसके साथ लिख लेता हूँ और इस बी को अलग और कॉस थीटा को अलग लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है आप जान गए होंगे, एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, कॉस थीटा ये आ गया। अब ये जो टॉर्क आया बेटा, ये तो एक ऐसे लूप के लिए आया जिसमें सिंगल टर्न है। इफ करंट कैरिंग loop is having capital N number of turns, if current carrying loop is having
कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, यदि इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स यदि हों, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स यदि होंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जो भी टॉर्क होगा टोटल टॉर्क वो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई ए बी कॉस थीटा को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एन आई ए बी कॉस थीटा। अब एन आई ए जान रहे हो आप, एन आई ए जान रहे हो, याद आ रहा है कुछ? एन आई ए मैंने आपको बताया था, एन आई ए किसके बराबर बताया था, एम के बराबर, या फिर लिखूं कैपिटल एम बराबर एन आई ए, ठीक है। और ये क्या होता है कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और यूनिट क्या होगा इसका, ये एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका तो कोई यूनिट नहीं, आई करंट है एम्पियर, ए एरिया है मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये बताया था ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद आ गया। चलिए अब टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में एन आई ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल एम बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, यदि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ये वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, इस तरीके से लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा गया, वेक्टर फॉर्म में। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म लिख दिया, ये टॉर्क हो गया। अब ये थीटा एंगल हमने कौन सा लिया है, ध्यान दीजिए, ये थीटा एंगल हमने कौन सा लिया है, ये थीटा एंगल लिया है कि जो लूप है ये पी क्यू आर एस लूप है, ये लूप का जो प्लेन है, यही तो प्लेन हुआ, पी क्यू आर एस लूप, ये प्लेन हुआ। प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये मैं शुरू वाला डायग्राम बताऊं तो ये जो प्लेन ऑफ द लूप है पी क्यू आर एस, ये प्लेन ऑफ द लूप, इस तरीके से ये प्लेन ऑफ द लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो टॉर्क कितना आ गया, एम बी कॉस थीटा आ गया, या एन आई ए बी कॉस थीटा आ गया। टॉर्क कितना आ गया बेटा, एन आई ए बी कॉस थीटा आ गया। जब प्लेन ऑफ द लूप की हम बात करते हैं, प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया। लेकिन यदि हमारे पास इसका हमारे को केस दे दिया जाए, क्या केस दे दिया जाए, स्पेशल केस दे दे, वो केस क्या क्या दे दे, इफ बी कंसीडर, यदि हम कंसीडर करें, इफ बी कंसीडर एन एंगल फाई between normal to the plane of loop and direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये बात करता हूं मैं, केस मैंने क्या लिया है, यदि हम कौन सा एंगल कंसीडर करें, फाई एंगल, और ये फाई एंगल किसके बीच का एंगल है, बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, ये एंगल ले रहा हूँ, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। पहले हमने प्लेन ऑफ द लूप की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैं बात करता हूँ। अब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप के बीच का एंगल कौन सा होगा, देखिए डायग्राम फिर से मैं बना देता हूँ। ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, और ये था हमारा आर्म, कौन सा आर्म था, एस पी, आगे मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ लूप को, पी क्यू आर एस ऐसे लूप था, और ये एंगल था हमारा थीटा। अब इस प्लेन ऑफ द लूप ही तो होगा, ये आर्म प्लेन ऑफ द लूप को बताएगा। इस प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, एन कैप, ठीक है। तो नॉर्मल जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्मल हो गया। यदि मैं इस एंगल को कंसीडर करूं फाई, तो जब फाई एंगल को कंसीडर करते हैं तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा बताइए, ये पूछ रहा है। तो जब इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि थीटा प्लस फाई दोनों का सम मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री लिख सकता हूँ। थीटा प्लस फाई क्या आ जाएगा, 90 प्लस
थीटा प्लस फाई क्या आ जाएगा 90 डिग्री। भाई यहाँ से यहाँ तक का एंगल जब ये नॉर्मल है, एन कैप नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, ये जो पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल इस पेन के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो ये पेंसिल क्या हो गई, इस पेन के लिए नॉर्मल हो गई। ये पेन किसको बता रहा है, ये प्लेन ऑफ द लूप को बता रहा है। तो नॉर्मल ये हो गया, तो ये एंगल 90 हो गया टोटल। तो ये 90 जो होगा वो थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। तो थीटा प्लस फाई बराबर 90 हो गया। अब मुझे चाहिए थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लूंगा मैं 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई। देयरफॉर जो टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB कॉस थीटा ये था। इसमें थीटा की जगह क्या लिख दें बेटा, थीटा की जगह क्या लिख दें 90 माइनस फाई। अब कॉस ऑफ 90 माइनस फाई क्या आ जाता है, साइन फाई आ जाता है। क्या आ जाता है, साइन फाई आ जाता है। तो ये टॉर्क का एक रिलेशन आ गया। तो जब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप की बात हो तो फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि क्वेश्चन में नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है, यानी फाई दे रखा है, तो फॉर्मूला यूज करोगे NIAB साइन फाई। और यदि आपको प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करोगे NIAB कॉस थीटा। इस चीज का आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, नॉर्मल शब्द से ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ साइन आएगा। नॉर्मल के साथ क्या आता है बेटा, साइन आता है। ठीक है, तो जब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है तो NIAB साइन फाई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, NIA को क्या लिखते हैं M, NIA क्या लिखते हैं MB साइन फाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना MB साइन फाई। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो AB साइन थीटा, पता है ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा M क्रॉस B लिखा जाएगा, यानी M क्रॉस B इस तरीके से लिखा जाएगा, M क्रॉस B, MB साइन फाई या M क्रॉस B इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू MB साइन फाई, MB साइन फाई। ये टॉर्क आ गया जब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाई दे रखा है तो फॉर्मूला NIAB साइन फाई। और जब प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन दे रखा है तो फॉर्मूला NIAB कॉस थीटा होगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब एक छोटी सी बात, हमें एक तो मैंने आपको ये बात बता दी कि वी मस्ट बी केयरफुल इन यूजिंग द फॉर्मूला, we must be careful in using the formula, we must be careful in using the formula in terms of cos और sin, कि कब NIAB cos थीटा यूज करना है और कब NIAB sin फाई यूज करना है। इन फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें एंगल दे रखा है किसके बीच का, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो NIAB sin फाई यूज करना है। और जब हमें एंगल दे रखा है प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, NIAB कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो छोटी सी बात है कि कब ये टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ये हम बात करना चाहते हैं। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ टॉ इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, NIAB कॉस थीटा, यानी प्लेन ऑफ द लूप। इसके लिए मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ, स्पेशल केस। ठीक है, टॉर्क ये है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, पहला केस क्या है, पहला केस क्या होगा इसका, पहला केस हो जाएगा आपका इफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ द कॉइल
is parallel to magnetic field. If coil is parallel to magnetic field, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अभी मैं बताऊंगा कि पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल कॉइल कैसे पैरेलल होगी वो अभी हम बात करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये एन आई ए बी आ जाएगा। कॉस 0 तो 1 होता है, तो मैक्सिमम आ गया। टॉर्क क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, और ये कब आएगा, जब थीटा 0 होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में कैसा हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो होगा तो थीटा 0 होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है प्लेन ऑफ द लूप के तो थीटा 0 होगा और टॉर्क मैक्सिमम होगा। ध्यान रखना, टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, दूसरा केस, इफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, if the coil is perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा 90। थीटा 90 का मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा हमें, जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं चाहें तो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो इसका मतलब है इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल is parallel to the magnetic field। if plane of the coil is parallel to magnetic field, then magnetic field is called radial। कैसा कहलाएगा, रेडियल। and in this case थीटा would be equal to 0। थीटा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलता कैसे है, it is provided with the help of किसकी हेल्प से प्रोवाइड होता है ये, with the help of U-shaped magnet, horseshoe magnet। ठीक है, कॉनकेव शेप मैग्नेट। ठीक है, एंड सेमी सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट। इस टाइप के मैग्नेट का यदि आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कॉनकेव मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये कॉनकेव मैग्नेट का साउथ पोल है। मैंने कॉनकेव यूज किया है, ठीक है, कैसा कॉनकेव। ठीक है, अब एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। अगर अब सिलेंडर को बीच में से कट कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, सिलेंडर, ये सिलेंडर इस टाइप का बन जाएगा, ये सिलेंडर दो हिस्सों में बढ़ जाए तो इस सिलेंड्रिकल शेप को मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे हुआ, देखिए जब ये सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पर रखा तो ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ डेवलप हो जाएगा, और ये साउथ है तो यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ डेवलप हुआ, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ डेवलप हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए सर्कुलर होंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी। कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी। कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी। कैसे जाएंगी बेटा, नॉर्थ से साउथ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ, सॉरी ये इस तरफ आएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ आएगा, और ये नॉर्थ से साउथ आएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये कैसा हो गया, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कैसा हो गया, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
क्योंकि ये अब कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो जाएगा तो जो प्लेन ऑफ द लूप है, ये प्लेन ऑफ द लूप सर्कुलर के केस में हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाएगा। सर्कुलर के केस में जब भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा तो ये जो प्लेन ऑफ द लूप है बेटा, हमेशा इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है एल और बी, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल बनाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें प्लेन ऑफ द कॉइल को पैरेलल रखना पड़ेगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, जिससे थीटा 0 हो जाए। और ऐसा करने के लिए हमें कौन से मैग्नेट का यूज करना होता है, यू शेप का, हॉर्स शेप, सू का, कॉनकेव शेप का, या सेमी सिलेंड्रिकल शेप ऑफ मैग्नेट का यूज करना होता है। तो आज मैंने आपसे इस लेक्चर में बात की टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।